आज भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने संसद में 2017-18 के लिए बजट पेश किया। दूरदृष्टि और जनता के प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए सरकार की सहायता प्रथम आवश्यकता होती है और उस पर सरकार का चिंतन कैसा है, इसका पूरा दर्शन आज के बजट में दिखाई दिया। भारतीय टोटल जनसंख्या का 60% गांव में रहता है और सरकार गांव की जनता के बारे में कितनी चिंतित है, यह इस बजट में साफ साफ परिलक्षित होता है। सरकार की एक यह दृष्टिकोण भी परिलक्षित होता है कि राजनीतिक दलों के फंडिंग के मामले पर बार बार प्रश्न उठते हैं और कोई भी राजनीतिक दल इसको एड्रेस करने के लिए गंभीरता नहीं दिखाता है। सरकार ने बजट के माध्यम से इसको भी एड्रेस किया है। सरकार समाज के हर वर्ग और हर उन क्षेत्रों में जहां सरकार की मदद की पहली आवश्यकता है, उस पर लेकर कितना गंभीर है, ये बजट के प्रावधानों की समीक्षा के दौरान हम सभी को महसूस होगा। हम इस पर चर्चा को ज्यादा विस्तार नहीं देंगे। संग्रहित करते हुए मुख्य बिंदुओं की ओर हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे, जिधर सरकार का ध्यान गया है। सरकार ने आवास की समस्या को गंभीरता से समझा है और आवास उपलब्ध कराने के लिए जो पहली प्राथमिकता होती है, वह 2 स्तर पर पैसे की व्यवस्था करना सबसे पहली आवश्यकता होती है। एक तरफ जो व्यक्ति आवास खरीदना चाहते हैं, उसको आराम से फंड उपलब्ध हो सके और रियायती दरों पे उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। विशेष करके छोटे आवास और बजटीय आवास की दृष्टि में सरकार ने विशेष प्रावधान करते हुए 12 लाख और 9 लाख के ऋण पर 4% और 3% की सब्सिडी उपलब्ध कराई है। दूसरी तरफ सरकार ने बजट के माध्यम से आवश्यक ऋण प्राप्त, क्योंकि डेवलपर को हो सके, जो भवन निर्माता है उसको हो सके, इसके लिए लघु आवास को या छोटे साइज के निर्माणों को इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में ले आया है और इसके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उन्हें भी आसानी से वित्त मिल सकेगा। आवास के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी कदम है और आने वाले समय में हम सभी के सामने यह परिलक्षित होगा कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पैसे की उपलब्धता थी और सरकार ने इसे दोनों स्तर पे सॉल्व किया है। एक तरफ निर्माता को कैसे पैसा उपलब्ध हो और दूसरी तरफ उपभोक्ता को या जो इसका खरीदार है उसको पैसा कैसे उपलब्ध हो, इसे बहुत ही अच्छे तर्क से इस बजट में एड्रेस किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी विशेष करके ध्यान दिया है। देश की आबादी का 60% लगभग गांव में रहता है और आबादी के हिसाब से देखें तो वह लगभग 75 से 80 करोड़ के बीच में बैठता है। इतनी बड़ी आबादी के साथ अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। गांव की अर्थव्यवस्था में 4 मूल बातों का तुरंत प्रभाव पड़ता है। वहां की सड़कें कैसी हैं, वहां सिंचाई के संसाधन कैसे हैं, वहां का विद्युतीकरण कैसा हुआ है, वहां की आवासीय व्यवस्थाएं कैसी हैं और सफाई व इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला व बाल विकास के लिए क्या काम हुआ है। ग्रामीण रोजगार भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहता है। सरकार ने इन सभी बिंदुओं पर क्रमशः गत वर्षों की तुलना में काफी बड़ी राशि बढ़ाई है और
सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि जो सरकार बार बार कहती है कि यह गरीबों की सरकार होगी, यह इस बार परिलक्षित भी होता है कि सरकार ने गरीब वर्ग के लिए विशेष करके ध्यान दिया है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए विशेष करके ध्यान दिया है और उन सभी योजनाओं पे फंड का आवंटन बढ़ाया है जो गांव के विकास के लिए अति आवश्यक है। मनरेगा में जिस तरीके से फंड बढ़ाया गया है और उसके संचालन में जो पारदर्शिता बढ़ाई गई है, यह दोनों मिला के मनरेगा के थ्रू बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रही हैं। ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा गांव को जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, उसका दर्शन आपको गांव में दिखाई देने वाली पगडंडियों के स्थान पर प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें आपको गांव में दिखाई देगी। जिस तरफ भी यह सड़कें बनी हैं उसकी क्वालिटी का स्तर काफी अच्छा है और हमें लगता है कि सरकार ने अपनी कार्य योजनाओं में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विशेष कार्य किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए और गांव में शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए काफी योजनाएं सरकार लेके आई है। किसानों की समस्याएं ऋण से संबंधित होती हैं, उसमें ब्याज की माफी हो या 10 करोड़ रुपया 10 लाख करोड़ रुपया गांव के ग्रामीण ऋण के लिए उपलब्ध कराना एक सरकार की एक अन्य बड़ी उपलब्धि है। राजनीतिक लाभ के लिए बहुत सी राजनीतिक पार्टियां बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट देती हैं, लेकिन वह उतने पारदर्शी और धरातल पर नहीं उतर पाते हैं, जबकि सरकार ने पिछले 2-3 सालों में अपनी हर योजना को निचले स्तर तक पहुंचाया है और उसमें पारदर्शिता दिखाई दी है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का क्या महत्व है, आप चाहें तो महिलाओं से, जिन महिलाओं को इसका लाभ मिला है उससे बात करके समझ सकते हैं। सरकार ने गांवों पर विशेष ध्यान दिया है और भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक गांव का विकास नहीं होगा। मध्यम वर्ग और सैलरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी समस्या होती है कि टैक्स का भार उन्हें बार बार दुखी करता है, क्योंकि वेतन भोगियों के लिए तो टैक्स सीधे डिडक्ट हो जाता है और उन्हें राहत देते हुए सरकार ने 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब में जो 5% की राहत दी है, इससे भी आयकर भुगतान करने वाले करदाताओं को विशेष राहत मिलेगी। सरकार ने स्लैब न बढ़ा के एक बहुत ही उचित और चतुराईपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि भारत की एक बड़ी समस्या यह भी है कि भारत का टैक्स नेट काफी छोटा है। भारत में बहुत कम संख्या में लोग आयकर के दायरे में आ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काफी इनकम करते हैं लेकिन अभी तक अपना रिटर्न नहीं लगा रहे हैं। सरकार की मजबूरी थी कि सरकार टैक्स स्लैब को और बढ़ा नहीं सकती थी, इससे बहुत से करदाता टैक्स सीमा से बाहर हो जाते हैं। सरकार ने टैक्स के रेटों में रियायत देकर एक साथ दोनों लक्ष्य की प्राप्ति किया है। एक तरफ तो टैक्स नेट को बढ़ाने में सरकार को मदद मिलेगी और दूसरी तरफ करदाताओं को भी 5 लाख तक की इनकम होने वालों को कम से कम 12,000 तक की रियायत इसमें प्राप्त हो गई है। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्र के विकास के लिए, वित्तीय संस्थाओं के विकास के लिए छोटी छोटी बहुत सी योजनाएं इस बजट में संकलित की है और बजट को एक समग्रहित रूप में देखने से ऐसा लगता है कि सरकार ने चतुर्मुखी विकास के लिए सारे ताने बाने बुने हैं। सरकार टैक्स रिफॉर्म की दिशा में जीएसटी में आमूल चूक, उसके थ्रू आने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अभी टैक्स दरों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है। यह भी सरकार का एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि जीएसटी के द्वारा ही टैक्स रिफॉर्म को एड्रेस करने से जीएसटी का भरपूर लाभ देश को, व्यापारियों को और राज्यों को मिल सकेगा। सरकार का दृष्टिकोण आज के बजट में बहुत ही व्यापक, स्पष्ट और मार्गदर्शक दिखाई देता है।
लगता है कि सरकार बहुत ही व्यापक विचार विमर्श के बाद इस बजट के निर्णयों को किया है। धन्यवाद।